नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जानो यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बीपीएससी मेंस की तैयारी बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संथाल रिबेलियन और संथाल रिबेलियन के से रिलेटेड जितने भी बीपीएससी मेंस में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का आंसर देने का प्रयास किया है, मैंने इसी एक वीडियो में। तो ये जो पूरा वीडियो हमारा रहने वाला है संथाल रिबेलियन से रिलेटेड, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल अनजस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर इमीडिएट कॉज़ को देखेंगे, फिर एरिया या स्प्रेड को जानेंगे, फिर लिमिटेशन और रिजल्ट और फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके के और भी जो बीपीएससी मेंस मॉडल आंसर हैं, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपने अगर वो नहीं देखा है, तो आप अभी जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद और साथ-साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि दोस्तों 2 से 3 घंटा लग गया है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि जो संथाल रिबेलियन था, ये इसको इसको हम एग्रीकल्चर रिबेलियन भी बोलते हैं। वो ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन लिए गए थे जो ट्राइबल के लैंड राइट हुआ करते थे। ये जो रिवोल्ट है ये मेनली हुआ था 1855 से 1856 में, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो रिवोल्ट था ये अनप्रेसिडेंटेड था। क्यों? इससे पहले तो बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे जैसे हो, कोल, भूमिज ये सारे रिवोल्ट हुए थे, लेकिन इसका जो स्केल है, इन सब रिवोल्ट का जो स्केल है वो लिमिटेड था। लेकिन ये संथाल रिबेलियन जो था उसका स्केल काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसको बोला जाता है अनप्रेसिडेंट और इसीलिए कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स एक किताब लिखते हैं और जिस किताब का नाम होता है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री और मेंशन करते हैं कि ये जो है पहला बड़ा रिबेलियन है, फर्स्ट मास रिवोल्ट इसका नाम देते हैं कार्ल मार्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं संथाल जो परगना होता है, ये भागलपुर से राजमहल जो ईस्टर्न पार्ट बिहार के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, वहाँ तक फैला हुआ था और इस रीजन को नाम दिया जाता है दमने को। और ये जो रिबेलियन था ये मेनली 4 ब्रदर्स के द्वारा लीड किया गया था जिनका नाम था सिद्धू कान्हू एंड चांद भैरव। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बॉडी पार्ट्स में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल अनजस्ट के बारे में। तो हिस्टोरिकल अनजस्ट में हम देखते हैं पहले जमींदारी सिस्टम। तो ये जो जमींदारी सिस्टम था, ये एक एक्ट के द्वारा लाया गया था जिसका नाम था परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट 1793। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। और जो ये एक्ट था, इसका मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिश अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते थे इंडिया में। इसलिए उन्होंने जो ट्राइबल लैंड ओनरशिप हुआ करती थी, उसको छीन लिया और उसकी जगह पे जमींदारों को बिठा दिया। इसके साथ-साथ इस एक्ट में ये भी प्रावधान थे, अब जो लैंड पहले जो संथाल थे, वो लोग इकट्ठा होकर टैक्स पे करते थे, लेकिन उन्होंने ये प्रोविज़न बनाया कि अब ईच पर्सन सभी पर्सन को अलग-अलग होकर के टैक्स देना पड़ेगा। दे हैव टू पे टैक्स सेपरेटली। उसके साथ-साथ वो जितना भी एग्रीकल्चर क्रॉप उगाएँगे, उन सभी पे या फिर जो भी आइटम वो जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस में शहद, पत्ते वगैरह इकट्ठा करेंगे, उन सभी पे अलग-अलग सेपरेट टैक्स लिया जाएगा ईच आइटम पे। तो इसकी वजह से हुआ ये कि जो संथाल थे, उन पे जो टैक्स का बर्डन है, वो 3 गुना ज़्यादा हो गया था। तो इस तरीके से आप इस जमींदारी सिस्टम के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंट्री ऑफ डिकूज़। डिकूज़ किसको बोलते हैं? डिकूज़ बाहरी लोगों को बोलते हैं। बोलते थे वो जो संथाली लोग थे वो डिकूज़ बोलते थे जैसे ट्रेडर, मनी लेंडर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल जब उनके एरिया में जाते थे तो इनको उनको वो डिकू कह के बुलाया करते थे। तो जो ये मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए वहाँ जाते थे और वो जो ट्राइबल लोग हैं संथाली उनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। इसके साथ-साथ उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ कर दिए थे संथाली लोगों पे, जैसे कि जो फ़ॉरेस्ट लैंड है, उनसे छीन लिया गया था। फ़ॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि शहद, पत्ते और जो लकड़ी जलाने वाली होती है, उन सब से भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो जो विलेज रिसोर्सेज़ हुआ करते थे, उनसे भी रिस्ट्रिक्ट किया गया था। साथ-साथ में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे ये लोग, उनको भी बैन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस तरीके से उनका जो लाइवलीहुड है उन पे भी खतरा आ चुका था। उसके बाद हम पोज़ीशन ऑफ मनी लेंडर्स की बात करते हैं। तो मनी लेंडर्स किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो धीरे-धीरे हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से जो संथाली हुआ करते थे उन पे जो टैक्स है वो 3 गुना बढ़ गया। अब वो टैक्स भर नहीं पाते थे क्योंकि जब वो उतना उगाएँगे ही नहीं तो भरेंगे कहाँ से? तो उसके बाद वो क्या करते थे कि मनी लेंडर्स के पास जाकर के हाई इंटरेस्ट पे लोन लेते थे। अब जब मनी लेंडर्स उनको लोन देंगे तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे कि वो उस इंटरेस्ट रेट को भी चुका नहीं पाते थे। जिसकी वजह से हुआ ये कि जब वो मनी लेंडर्स का लोन नहीं वापस करते थे, इंटरेस्ट भी नहीं देते थे, तो उन्होंने धीरे-धीरे जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनके लैंड जो उनके थोड़ी बहुत लैंड बच गई थी उनके अधिकार में, उनको भी ऑक्शन करने लग गए थे। उसके साथ-साथ जो उनके वुमेन्स होते थे, उनको फिज़िकली एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके कैटल को सीज़ कर लिया जाता था। तो ये सारे रीज़न्स आप मेंशन कर सकते हैं कि पोज़ीशन ऑफ मनी लेंडर्स या फिर हम कहें दिक्कू क्या हुआ करते थे।
फिर उसके साथ-साथ उसके बाद हम देखते हैं इमीडिएट कॉज़ क्या थे। इमीडिएट कॉज़ में भी हम अलग-अलग टाइप्स बनाएँगे, इससे आंसर लिखने में आसानी होती है और रिमेंबर करने में भी। जैसे सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इन सभी रीज़न को हम डिफरेंट अलग-अलग डायमेंशन से लिखेंगे। तो सबसे पहला इसमें हम अगर बात करें तो इसमें है सोशल कॉज़ या रिलीजियस कॉज़। तो इसमें आपको पता भी होगा कि 1813 में जब चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया था इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो वो लोग जब यहाँ पे आए, तो जो संथाली लोग थे, वो उनको फोर्सिबली रिलीजियस उनका कन्वर्जन करवाया जाने लगा। लेकिन जो संथाली लोग थे, उनका रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा गहरा हुआ करता था और जिसकी वजह से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और उनके अंदर कॉन्शियसनेस स्प्रेड होने लग गया किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल रीजन के बारे में। तो पॉलिटिकल रीजन में हम ये कह सकते हैं कि जो विलेज पंचायत हुआ करता था, उस टाइम पे संथालियों का, उस पंचायती सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दिया ब्रिटिशर्स ने और उसकी जगह पे जिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को वो चाहते थे, वो इम्प्लीमेंट करने लग गए ट्राइबल लोगों पे, जिसने भी जो है संथाली के एंगर को और बढ़ा दिया। इस तरीके से फिर इमीडिएट कॉज़ में हम देखेंगे तो इमीडिएट कॉज़ में होता ये है कि एक दरोगा होता है जो थेफ्ट के केस में किसी संथाली को गिरफ्तार करने जाता है, लेकिन संथाली लोग जो हैं मिलकर उसको मार देते हैं और ये रिवोल्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर अब हम बात करेंगे कि जो ये रिवोल्ट हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था। 30 जून 1855 को भगनाडीह में 6000 लोग इकट्ठा होते हैं। ये 6000 लोग अलग-अलग मतलब 400 विलेज से आए हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव जो है ये चारों जो संथाली थे या लीडर थे, इन्होंने नेतृत्व प्रोवाइड किया था इस पूरे रिबेलियन को। तो अब हम देखते हैं कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव भी याद रखना ज़रूरी है, इसको आप मेंशन अवश्य करेंगे मेंस के एग्ज़ाम में। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये था पहला कि दिक्कूज़ जो थे, उनको वो अपने रीजन से बाहर भगाना चाहते थे। और जो फॉरेनर्स उन पे अपना रूल चला रहे थे, उनको भी एंड करके अबू राज, ये कीवर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अबू राज का एस्टेब्लिशमेंट चाहते थे अपने रीजन में। साथ-साथ में वो जस्टिस और रूल ऑफ ट्रुथ को लाना चाहते थे। मतलब कि जब संथाली खुद से रूल करेंगे अपने रीजन पे, तो वहाँ पे न्याय होगा, साथ-साथ में सच्चाई के साथ वो लोग अब शासन कर सकते हैं, जो कि अंग्रेज़ों के अधीन में कहीं न कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन की बात करेंगे, तो इसमें होता ये है कि सिद्धू और कान्हू जो होते हैं, वो बड़ी चालाकी से इसको सेमी रिलीजियस एंगल भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें होता ये है कि ये वो बोलते हैं, जो सिद्धू कान्हू हैं, वो कहते हैं अपने लोगों से कि जो ठाकुर हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है स्ट्रगल करने के लिए और इस तरीके से वो अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि ठाकुर हमारे साथ हैं और जब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, तो ठाकुर कहीं न कहीं हमें हेल्प करेंगे। तो उसके बाद जो संथाल होते हैं ये विद्रोह जब शुरू होता है तो उसके बाद क्या होता है कि पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ये सब जो है डिस्टर्ब कर देते हैं और जो रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस टाइम पे बिहार के इलाकों में, उनको भी डिस्टर्ब किया जाता है। फिर उसके बाद जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो मेजर बरो के नेतृत्व में इसका इनका नाम याद रखेंगे और इसको मेंशन अवश्य करेंगे। इनके नेतृत्व में मेजर बरो के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजती है, जिसको जो संथाली है वो डिफीट कर देते हैं। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर और थॉमसन इनका भी नाम याद रखना ज़रूरी है, इनको भी मेंशन करेंगे आप। तो इनके नेतृत्व में एक ह्यूज आर्मी भेजी जाती है। तो ये लोग जो हैं ये कामयाब होते हैं इस रिबेलियन को सप्रेस करने में क्योंकि इनके पास जो आर्मी थी एक तो ज़्यादा थी संथालियों के मुकाबले और साथ-साथ में इनके पास जो वेपन हुआ करते थे वो भी मॉडर्न वेपन हुआ करते थे, लेकिन संथालियों के पास ऐसे मॉडर्न वेपन नहीं थे। और जब ये सप्रेस हो जाता है रिवोल्ट तो उसके बाद वो सिद्धू और कान्हू को कैप्चर कर लेते हैं और उनको हैंग कर देते हैं। फांसी पे चढ़ा देते हैं। इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहला तो यही है कि इन इन लोगों के पास कोई भी मॉडर्न वेपन नहीं था। ये लोग ट्रेडिशनल फाइट तरीकों से फाइट लड़ रहे थे जैसे तीर, भाले, तलवार और छड़ी, स्टोन से। लेकिन ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स फाइटिंग विद द मॉडर्न इक्विपमेंट उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट हुआ करता था। साथ-साथ में जो ये रिवोल्ट है ये लिमिटेड रीजन में फैला और इतना बड़ा स्कोप नहीं था इसका। जो संथाल परगना है उसके उन्हीं इलाकों में ये रिवोल्ट रिबेलियन देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरे ट्राइबल ग्रुप थे, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ़ संथाली लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये सारी बातें इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे लिमिटेशंस में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कांसीक्वेंस ऑफ रिबेलियन। तो कांसीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये पूरा रिबेलियन था, इसने पूरा ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल नहीं हुआ इसका जो जो भी ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इसमें होता ये है कि जो ब्रिटिश सिस्टम है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेके आती है, जिसके तहत जो भागलपुर और बीरभूम वाला इलाका है, उसको संथाल परगना से अलग कर दिया जाता है। और जैसा कि यहाँ पे मैप में दिखाया भी गया है कि ये संथाल परगना हुआ करता था और भागलपुर यहाँ पे कहीं है नीचे में, तो उसको अलग कर दिया जाता है। और जो संथाल परगना था
संथाल जो टेनेंसी एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि जो विलेज के हेडमैन होते थे संथालियों के, उनको ही हेड रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है, उनको विलेज ऑफिसर का दर्जा दिया जाता है। फिर माझी जो सिस्टम जिससे जो ये संथाली लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, माझी सिस्टम उसको कहा जाता है, तो उसको रिस्टोर कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और इस तरीके से जो ये पूरा रिबेलियन है, ये दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप है, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम करता है। तो कंक्लूज़न जो हमें लिखना है, ये हमें एक पॉजिटिव कंक्लूज़न देना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो रिबेलियन है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं कर पाता और इसको सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये जो रिबेलियन था, ये ब्रिटिश का जो ट्रू फेस है, उसको एक्सपोज़ करते हैं और एनलाइटेड कर देते हैं मिलियंस ऑफ माइंड को, और दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप है, वो भी इससे इंस्पिरेशन लेके आगे चल के जो रिवोल्ट है या रिबेलियन है, वो बड़े लार्ज स्केल पे करते हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा एटसेट्रा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम जल्दी-जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, फिर हमने हिस्टोरिकल अनजस्ट के बारे में देखा, इसमें हमने जमींदारी सिस्टम के बारे में देखा, फिर दिक्कू या ट्राइबल की एंट्री के बारे में देखा, फिर मनी लैंडर्स की एंट्री के बारे में देखा, फिर इमीडिएट कॉज़ में हमने सोशल कॉज़, पॉलिटिकल कॉज़ और इमीडिएट कॉज़ इनकी बात करी थी। फिर ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था इसकी बात करी। फिर उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन और लिमिटेशंस, कंसीक्वेंस क्या रहा इसका, और इसके बाद कंक्लूज़न। तो इस तरीके से पूरा ये होलसम आंसर है जो जो जितने भी क्वेश्चन आएँगे संथाली से रिलेटेड, जिसको टैकल करने के लिए सफिशिएंट है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे बीपीएससी मेंस मॉडल आंसर हमारे चैनल पे हैं। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इससे मोटिवेशन बना रहता है और फर्दर डबल एनर्जी के साथ मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा, तो आपको नोटिफ़िकेशन भी मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।